सो हुई चैम्प्स, ये क्वेश्चन देखने में सिंपल लगते हैं लेकिन यहाँ से एग्जाम में मैक्सिमम स्टूडेंट मार्क्स लूज कर देते हैं। अगर तुम भी ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाते हो तो आज के सेशन में तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं, जहाँ पर क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर के साथ भी क्लियर होगा और बाकी ऑप्शंस क्यों गलत होते हैं एक्सप्लेनेशन बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होगी, ताकि आप नर्सिंग एग्जाम में तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सको और ऑप्शंस के एलिमिनेट के थ्रू जैसे तुम इजीली मार्क्स स्कोर कर सको। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम पैटर्न से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि अरिस्टोटले डिवाइड एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस। अरिस्टोटले ने किस आधार पर समूह को 2 भागों में डिवाइड किया था। अब ये एनसीईआरटी की जो पहली लाइन है वहां से क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, सेल कॉम्प्लेक्सिटी, इसका कोई मतलब नहीं है। सेल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अलग डिफाइन किया गया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके भी यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें अलग बताते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे हम तो बहुत सारी चीजें बताते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे हम लाइक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से, है ना, जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। इवन अगर आप जो एवोल्यूशन में पढ़ते जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट किया गया है, तो ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर डी आपको, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, प्रेजेंस ऑफ द रेड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द रेड ब्लड। इसका क्या मतलब होगा? इसका यही मतलब होगा जो अरिस्टोटली ने थे उन्होंने बताया था जो एनिमल में एनिमल को रेड रेड ब्लड, इसको हम इनाइमा बोलते थे, समझते हो ना आप? ये आपने पढ़ा होगा इनाइमा और इनीमा के बारे में। जो रेड ब्लड था एनिमल को, उसको हम इनाइमा बोलते थे। जो नॉन रेड ब्लड था उसको हम एनाइमा कहते हैं, उनसे बनता है। दैट्स वाई ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन डी है उसको हम जो है सही करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अरिस्टोटल ने खुद डिवाइड किया था कि जो एनिमल्स के जो रेड ब्लड होते हैं उसमें एनाइमा, जिसको हम एनाइमा बोलते हैं, और जो नॉन रेड ब्लड होते हैं उसमें एनाइमा होता है। दैट्स वाई उसमें प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस रेड ब्लड के बिहाफ पे उन्होंने डिवाइड किया था 2 ग्रुप्स में। समझ गए? आर यू गॉट इट लाइक दैट दिस आंसर? एंड इसका जो पहला आंसर होगा, पहले का आंसर डी होगा। समझ गए? तो इसको आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें यहाँ पर, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि जो 2 क्लासिफिकेशन दिया गया था, जो 2 वर्गीकरण क्लासिफिकेशन दिया गया था, किसके पद्धति के बीच में भेद नहीं कर पाई थी? क्या यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स के बीच में भेद नहीं कर पाई थी? हाँ, कर नहीं पाई थी, लेकिन उसका और भी रीजन था। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखें, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर के बिहाफ पे कर पाई थी? लेकिन ये भी आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अलग चीज दी गई थी। किया तो था, लेकिन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में उन्होंने बिल्कुल सही बताया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो हुआ था वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में डिफरेंस नहीं कर पाए थे। दैट्स वाई उन्होंने इसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने डिफरेंस ही नहीं कर पाए थे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। फोटोसिंथेटिक और जो नॉन फोटोसिंथेटिक्स है, यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में ये लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे। दैट्स वाई यहाँ पे आंसर सी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, तो किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? उन्होंने आर.एच. विटेकर ने दिया था। कब दिया था? 1969 में दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। बाकी लीनियस तो अलग चीज है। अरिस्टोटल ने क्या बताया था? डिस्कवरी ऑफ द बायो के फादर माने जाते हैं। लीनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के हैं कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना। एंड हक्सले के बारे में अलग डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्लेमेडोमोनास एंड क्लोरेला इंक्लूडेड अंडर। जो क्लेमेडोमोनास और क्लोरेला है किसमें शामिल किए गए हैं? प्लांटी में या मुनेरा में, प्रोटिस्टा या एनिमलिया? तो अब बताओ। देखो, क्लेमेडोमोनास एक प्रकार का कैसी चीज है? ये प्रोटिस्ट है, ये एक प्रकार का प्रोटिस्टा है, और प्रोटिस्टा है लेकिन एक प्रकार का यूनिसेलुलर है। देखो, प्रोटिस्टा तो हो गया लेकिन एक यूनिसेलुलर है, क्योंकि क्लेमेडोमोनास और जो क्लोरेला दिया गया है ये यूनिसेलुलर है। जब ये यूनिसेलुलर है तो ये एक प्रकार का प्रोटिस्ट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा, बाकी मुनेरा और प्लांटी एंड एनिमिलिया।
ठीक है। क्यों सही सी हुआ? क्योंकि प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूनि जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है एक प्रकार की यूनिसेलुलर है, दैट्स वाई ये जो है प्रोटिस्टा इसका राइट आंसर हो जाए। नंबर 5 देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एब्सेंटिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो किस में एब्सेंट होती है? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, चलो बताओ। नाभिकीय झिल्ली किसमें अनुपस्थित होती है? तो वो होती है हमारी किसमें, वो होती है नॉस्टॉक और एनाबीना में। नॉस्टॉक और एनाबीना में जो नॉस्टॉक होते हैं एक प्रकार के प्रोकैरियोटिक, एक प्रकार के प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया है, एक प्रकार के साइनोबैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया है। दैट्स वाई उसमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? एब्सेंट होती है। वॉल्वॉक्स एक अलग चीज है, एग्रीगस एक अलग चीज है, पेनिसिलियम एक अलग चीज है। और एक चीज मैं पहले बता रहा हूँ, आप अगर मैं बहुत जल्दी ही मैं बहुत जल्दी जो बायोलॉजी के जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी डिस्कवरीज हैं, जितनी भी डेट्स हैं, मैं सब लेकर आने वाला हूँ। बस थोड़ा पेशेंस रखो क्योंकि मेरे को बहुत काम रहता है, इसलिए मैं नहीं कर पाता। बाकी जिम्मेदारियां इंसान के पास आ जाती तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। ये तो मैंने देखा, लेकिन मैं टाइम निकालूंगा क्योंकि हमको प्रूव करना है, हमको कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉस्टॉक्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉड सेप? यानी कि रॉड सेप किसका है? अब ये बैक्टीरिया से क्वेश्चन आ गया है ना, बैक्टीरिया से क्वेश्चन आ गया। अब बताओ भाई रॉड सेप में कौन सा होता है? तो पहले तो ये बताओ कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, एक्चुअल में बैक्टीरिया होते कितने प्रकार के हैं? तो बैक्टीरिया होते हैं 4 प्रकार के। कितने बैक्टीरिया होते हैं? 4 प्रकार के, कोकस, बैसिलस, विब्रो, स्पाइरलम। इसमें से रॉडसेप किसका होता है? तो रॉडसेप होता है बैसिलस का। किसका होता है? बैसिलस का। ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, समझ गए? यानी कि जो कॉकस होता है एक प्रकार का रॉड शेप, ये विब्रियो और स्पाइरलम और कोकस, आपको इनके चारों की जो तीनों के शेप है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, मैं हर एक कमेंट बॉक्स इजीली पढ़ता हूँ, प्लीज इसको बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर। एक वास्ट मेजोरिटी बैक्टीरिया जो किस प्रकार के होते हैं? क्या वो फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, या कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, या हेटेरो ऑटोट्रॉफ होते हैं, या मैथोजेंस होते हैं? अच्छा, एक चीज, जो मैथोजन होता है उसको पता क्या बोलते हैं? मैथोजन इज इक्वल टू जो मेथेन गैसेस होती हैं, मेथेन गैसेस। अब मेथेन गैसेस में जो कुछ चीजें होती हैं उनके एग्जाम्पल आपको बताना है। चलिए बताइए, फोटोट्रोफिक या कीमोटोट्रोफिक या हेटेरोट्रोफिक? तो मेजोरिटी जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हेटेरोट्रॉप्स इसलिए होते हैं क्योंकि परिपोषी होते हैं। परिपोषी का मतलब क्या हो गया? कि वो खाना खुद बनाते हैं या किसी पर आधारित होते हैं। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। फोटोट्रोफिक ये भी अलग चीज हो गई, फोटो ऑटोट्रोफिक भी अलग चीज, कीमो ऑटोट्रोफिक भी अलग चीज होगी। तो इसके बारे में आपको अलग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट। आर्की बैक्टीरिया और अन्य बैक्टीरिया किससे भिन्न होते हैं? सेल वॉल स्ट्रक्चर से, या सेल शेप से, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, या राइबोसोमल सब यूनिट से? राइबोसोमल सब यूनिट कितनी होती है बताओ? 70 और 80 एस। एस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सेडमेंटेशन। एस का मतलब क्या होता है? सेडमेंटेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें अलग करते हैं, तो किस किस बिहाफ पे हम लोग इसको कंसिडर करेंगे? तो वो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल की स्ट्रक्चर अलग होती है। क्योंकि अच्छा, अलग क्या मतलब हो गया? अलग होती है, पहली बात तो ये अलग होती है, और दूसरी बात तो ये कि इसमें पेप्टिडो जो ग्लाइकेन होता है, सॉरी पेप्टिडोग्लाइकेन पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है। दैट्स वाई इसमें सेल वॉल उनकी स्ट्रक्चर से अलग होती है। ये जो आर्की बैक्टीरिया और डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। बाकी सी, बी और सी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर टू। साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर टू का मतलब क्या होगा? कि ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, या ब्लू ग्रीन एल्गा, या आर्की बैक्टीरिया, या ग्रीन बैक्टीरिया। इसका क्या मतलब हो गया? साइनोबैक्टीरिया किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि ये ओल्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बताते हैं। किसके अकॉर्डिंग? ओल्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स, कीमोटोट्रॉप्स, या स्पोरोफाइट, या फोटोऑटोट्रॉप्स? जो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं? वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप का कोई ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर। ये जो फोटोट्रॉप दिया गया है ये होते हैं, क्योंकि ये पता है आपको, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं।
समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच इज वन इज इनकरेक्टली मैच पेयर। विच इज वन इनकरेक्टली मैच पेयर का मतलब क्या होगा, किसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है। अब देखो कौन कौन सा सही है। फाइकोमैसेटीज एक म्यूकर एक एल्बिगो है, गलत आंसर, क्योंकि फाइकोमैसेटीज अलग चीज होती है। एस्कोमैसेटीज एंड पेनिसिलियम एस्पेरजिलस गलत चीज है। बेसिडियोमाइसेटीज एंड पक्सीनिया एर्गेसिस ये भी गलत चीज है। जो डिटेरोमाइसेटीज है, स्टोलिगो और कोलियो ट्रकम है, वो सही है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो स्टोलिगो और यूस्टोलिगो, क्योंकि जो यूस्टोलिगो चीज होती है वो बसीडियोमाइसेटीज में आता है। किसमें? बसीडियोमाइसेटीज में आता है। और जो कोलेट्रिकम है वो किस में आता है, वो डिट्यूरोमैटिटीज में आता है ना, वो डिट्यूरोमैटिटीज में आता है, ये वाली चीज। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे सब सही लिखा हुआ है। गलत का मतलब ये नहीं कि मैंने गलत कर दिया वो गलत हो गया, वो सही है। इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत सुमेलित है, तो ये वाली चीज गलत सुमेलित है, क्योंकि स्टोलिगो है वो बेसिडियोमाइसेटीज है, और जो ड्यूटेरोमाइसेटीज कौन सा है, कोलेट्रिकम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, which of the following fungi is parasite on mustard plant and cause white rust cariciferous। जो सरसों और श्वेत रतों में जो रोग उत्पन्न करने वाला कवक कौन सा होता है? क्या एल्बिगो कैनिडा होता है, या पक्सीनिया ग्रामिनीस टेक्टिटी होता है, या सैक्रोमाइसिस या किस्टेरिसिस होता है, या स्टोलिगो हॉर्डेई होता है? तो वो बताना है आपको कौन सा होता है, वो बताइए। तो एक प्रकार का फंगी पैरासाइट मस्टर्ड प्लांट दिया गया है जो कॉज करता है रस्ट ऑफ क्रेसिस। एक प्रकार की जो गेहूं में बीमारियां होती हैं इस समय आपको देखने को मिलेगा, वो आपको बतानी है कौन सी होती है, वो बताइए। तो एल्बिगो जो कैनेडी होता है वो एक प्रकार की रस्ट, एक प्रकार की वाइट रस्ट डिसऑर्डर है, क्योंकि मस्टर्ड में वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड एक प्रकार का डिसऑर्डर है ना। तो इसका राइट आंसर ए होगा, ना कि बी और सी डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू का मतलब क्या हो गया, कि जो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जो किसमें आते हैं, वो किसमें आते हैं वो आपको बताना है। तो वो किसमें आते हैं, वो आते हैं सारे प्रोटिस्ट में, क्योंकि प्रोटिस्ट कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, अभी मैंने बताया था। ऑल ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 14, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टी एरिया इज कॉल्ड। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टी एरिया इज कॉल्ड। साल्टी एरिया का मतलब क्या हो गया, कि वो मेथोजन्स होते हैं, या हेलोफाइल्स होते हैं, या हेलियोफाइट्स होते हैं, या थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं। तो देखो जो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टी एरिया, जो साल्टी एरिया में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स बोलते हैं, क्योंकि जो हेलोफाइल्स का मतलब क्या हो गया, वो साल्टी एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। साल्टी एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, विच इज नॉट करेक्ट फॉर मैथोजन्स। मैथोजन इसमें से कौन सा सही नहीं है, प्रेजेंट इन द गट एंड रूमिनेंट। गट ऑफ रूमिनेंट का मतलब समझते हो आप, यानी कि जो जो जानवर होते हैं उनके जो जुगाली करते हैं उनके आंतों में पाए जाते हैं, है ना। रूमिनेंट में कुछ भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसको मैथोजन्स करके शायद बोलते हैं। वो जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से लिखा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द मैथनॉल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेथेन प्रोडक्शन। किसका सही होगा ये बताइए। तो इसमें जो दिया गया मैथोजन होता है, मैथोजन जिसको हम बोलते हैं मेथेन, इसका फार्मूला क्या होता है मेथेन का, CH4 से बनते हैं, CH4 से बनते हैं, मैथेनॉल से नहीं, मैथेनॉल से नहीं बनते। किससे बनते हैं ये, CH4 से बनते हैं। बाकी यहाँ पे तो सब कुछ सही लिखा है कि वो रोमिनेंट में भी पाया जाता है उसका बैक्टीरिया, बायोगैस में, इसलिए वो सही है। बायोगैस से प्रोडक्शन बिल्कुल बायोवर्क्स प्रोडक्शन करता है। रिस्पॉन्सिबल हो तो मैथेन प्रोडक्शन बिल्कुल करता है, मेथेन का प्रोडक्शन करता है रिस्पॉन्सिबल उसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो लिख रही है ना, ये हमको थोड़ा गलत लगी, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ मैथेनॉल, मैथेनॉल एक अलग चीज हो गई। मैथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है CH3NOH, है ना। ये फार्मूला होता है कि ये होता है CH3CHO। क्या फार्मूला होता है कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ पे, विच वन इज करेक्ट फॉर अ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बोले तो BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बताओ साइनोबैक्टीरिया के लिए कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स फिक्स एटमॉस्फेयर CO2 इन हेटेरोसिस्ट फॉर ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, या कॉलोनीज सराउंडेड बाय म्यूचुअली। लाइन तुमको दिख रही है, कॉलोनीज सराउंडेड बाय म्यूचुअली सीधी। एनसीईआरटी की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की फर्स्ट लाइन लिखी हुई है,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे समझते हैं हम इसको। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं दिखता है ना। फिक्स एटमॉस्फेरिक CO2 इज हेटेरोसिस्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो हाइड्रोजन होता है, सॉरी, जो हेटेरोसिस्ट होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, जो हेटेरोसिस्ट होते हैं, हेटेरोसिस्ट में क्या होता है, हेटेरोसिस्ट एटमॉस्फेरिक CO2 हेटेरोसिस्ट है, यानी कि हेटेरोसिस्ट में क्या होता है, हेटेरोसिस्ट में N2 इनटू फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन होता है, N2 फिक्सेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं होता है ना, वो नहीं होता इसमें, इसलिए वो नहीं होता इसमें, वो नहीं होता इसमें, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा बी। बाकी तो जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सही है कि ब्लूम्स एंड पोल्यूटेड एरिया वाटर बॉडीज में पाया जाता है, बिल्कुल सही पाया जाता है, इसलिए ये आंसर भी सही होगा। लेकिन ये आंसर गलत है, क्यों? लेकिन सही मतलब क्या, जहाँ पे गलत है वहां पे मतलब इसका ये कि वो सही होना चाहिए, तो सही यहाँ पे हमको करना है, तो बाकी मैंने ये देखो सही कर दिया। ठीक है, कॉलोनी सराउंडेड बाय मुस्लिम्स, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बाकी इसका राइट आंसर बी होगा। तो फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अ मरीन एनिमल्स सच एज फिश। सच एज फिश का मतलब क्या हो गया कि इसमें समुद्री जीव में समूह जो सामूहिक मृत्यु के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है, कौन सा था, या क्राइसोफाइट्स होते हैं, या स्लाइम मॉड्यूल मोल्ड्स होती है, या रेड डायनोफ्लेजिनेट होते हैं, या प्रोटोजोआन्स होते हैं। देखो इस चैप्टर को जब समझने का मतलब एक ही होता है, पता है, हम लोग इसको ग्राफ से पढ़ते थे। ग्राफ से पढ़ने का मतलब ये कि इधर एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सारा इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल का खेल है। बाकी तो एग्जाम्पल तो है, वो लोग हम लोग अलग से याद कर लेते थे। यानी कि इसमें डायनोफ्लैजिलेट अगर हम बढ़ाते हैं, डायनोफ्लैजिलेट की तरफ आते हैं, डाइटम्स की तरफ आते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम होता है, डायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा कैसे होता है। खैर वो अलग चीजें हैं, वो मैं अपने मेथड से पढ़ता था। क्या होगा, वो ये होगा, रेड डायनोफ्लैजिलेट जो गैलोलॉक्स होते हैं वो इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक प्रकार की फिश डेथ है, एक प्रकार की कैसी डेथ है, फिश डेथ है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा। क्राइसोफाइट्स अलग चीज है, इसलिए गलत हो जाएगा। स्लाइमोइड्स भी है, गलत, अलग चीज है। प्रोटोजोआन्स तो आपको पता है बहुत प्रकार के होते हैं, लगभग 3-4 प्रकार के होते हैं जो आप पढ़ते हैं अलग अलग डिसऑर्डर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 20 तो करा ही दूं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द फंगी ग्रोइंग ऑन डंग्स आर कॉल्ड। तो फंगी जो होती है ग्रोइंग ऑन डंग्स आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, जो गोबर में उगने वाले जो कवक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉप्रो कॉप्रोफिलस। क्यों? क्योंकि जो ये प्रकार के ये डंग में ग्रो होते हैं, कहाँ पे होते हैं, डंग में ग्रो करने वाले फंगी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, व्हाट इज द मेंट बाय इम्परफेक्ट फंगी। इम्परफेक्ट फंगी का मतलब क्या हो गया, बताइए। इम्परफेक्ट फंगी का मतलब क्या हो गया, उसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या उसमें एब्सेंस ऑफ द ट्रू न्यूक्लियस होता है, या सेल वॉल होती है, या एब्सेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एब्सेंस होता है, या फिर जो फ्रूटिफिकेशन है वो भी एब्सेंस होता है। तो क्या एब्सेंस होता है, तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। व्हाई? बिकॉज जो इम्परफेक्ट फंगी होती है, ये प्रकार के इम्परफेक्ट फंगी दिए गए हैं, इम्परफेक्ट फंगी दिए गए हैं। ठीक है, विच फंगी इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग ब्रेड्स, विच फंगस इज इंपॉर्टेंट मेकिंग ब्रेड। तो जो यहाँ पे सैक्रोमाइसिस दिख रहा है, ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट फंगी है जो कि ब्रेड बनाने में काम आता है, क्योंकि एक प्रकार का कैसा है, एक प्रकार का ये ईस्ट है, ईस्ट होता है जो किसमें आता है, ब्रेड ब्रेड बनाने में काम आता है, ब्रेड बनाने में काम आता है। ठीक है, तो ये पीपीएलओ क्या है, पीपीएलओ एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा होता है। वायरस अलग चीज है, वायरोड अलग चीज है, बैक्टीरिया भी अलग चीज, तो एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा होता है पीपीएलओ। ठीक है, पीपीएलओ कैसी चीज है, एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, देन एन एडिबल सैक फंगस। एडिबल सैक फंगस का क्या मतलब हो गया, एक लाइकोपर्डन होता है, या एर्गेसस होता है, या मोरेल्स होता है, या राइजोपस होता है, वो आपको बताना है। तो जो एडिबल सैक फंगस होता है, या एडिबल सैक्स फंगस होता है, वो एक प्रकार की ऐसी चीज होती है जो मोरल सब समझते हैं ना, मोरल से एक प्रकार की एडिबल एसिकोमाइसिटीज है, एसिकोमाइसिटीज है, दैट्स वाई इसका राइट आंसर सी होगा। कैसा होगा, वो सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज रेफर्ड हियर। किस यहाँ किस समूह का संदर्भ होता है, डायनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मेडुल्स, डिस्मिट्स एंड डाइटम्स, यूग्लिनट्स, एक प्रकार की कैसी चीज है वो आपको बतानी है। तो जो एक प्रकार का ग्रुप जो होता है वो रेफर करता है किस चीज को, वो रेफर करता है
वो रेफर करता है डेस्मिड्स और डाइटम्स को। क्यों? क्योंकि एक प्रकार के क्राइसोफाइट्स हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रकार के क्राइसोफाइट्स हैं। ठीक है, डायनोफ्लैजेलेट तो मैंने अभी पढ़ा ऊपर। स्लाइम मॉड्यूल्स के बारे में हम नीचे डिस्कस कर लेंगे, यूग्लैट्स के बारे में भी नीचे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये जो सी आंसर दिख रहा है ये इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये प्रकार के क्राइसोफाइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेटेड प्रोटोजोन। अब देखो यहाँ पे प्रोटोजोन का टाइप पूछ लिया। अब प्रोटोजोन के टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया, सिलेटेड प्रोटोजोन के बारे में पूछा। अब ये प्रकार का प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, ये प्रकार का डिसऑर्डर है, पता है आपको। अमीबा प्रोटियस है या पैरामीशियम कैडोटम्स है या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एक अलग चीज होती है। प्लाज्मोडियम एक वाइवैक्स जो होती है वो अलग चीज होती है, और जो अमीबा और प्रोटियोस है वो भी एक अलग चीज होती है। जो पैरामीशियम्स कैडोटम दिया गया ये एक प्रकार का सही चीज, क्योंकि ये यहाँ पर कैसे सही होगा, देखो देखो मैं बताता हूँ आपको। जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम मूवमेंट के लिए, इसके मूवमेंट के लिए सीलिया यूज करता है। क्या यूज करता है? सीलिया यूज करता है। सीलिया यूज करता है। दैट्स इसका राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा, क्योंकि मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? या तो फ्लैजेला चाहिए या तो सीलिया चाहिए। लेकिन जो प्रोटोजोआन्स होते हैं वो कैसी चीज होती है एक प्रकार की? किसमें आते हैं? किस फाइलम में आते हैं और किस किंगडम में आते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड अंडर क्राइसोफाइट्स। इंक्लूडेड अंडर क्राइसोफाइट्स जो दिया गया है, किसमें? डाइटम्स और डेस्मिड्स में, या डाइटम्स और डेनिफ्लोजिनेट में, या यूग्लिड्स में, या स्लाइम म्यूट्स में, किसमें दिया गया है वो आपको बताना है। रीजन क्या होगा? रीजन एक डाइटम्स और डेस्मिड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डाइटम्स और डेस्मिड लिखा गया एक प्रकार के क्राइसोफाइट्स है। क्या है? एक प्रकार के क्राइसोफाइट्स हैं। अब क्राइसोफाइट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपको देख लेना है। क्राइसोफाइट्स है तो ये देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया था, शायद आपने नहीं देखा, मैं देख लेता हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस एंड काला जार बिलोंग्स टू विच ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआन्स। विच ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआन, किसमें? अमीबा प्रोटोजोआन्स में दिया गया, फ्लैजेटिलिटी या सिलेटेड प्रोटोजोआन या स्पोरोजोआन्स, किसमें दिया गया है वो आपको बताना है। तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वो बी होगा, क्योंकि फ्लैजेटेड जो प्रोटोजोआन्स होते हैं वो होते हैं, क्योंकि इसमें देखो देखो यहाँ पे जो स्लीपिंग सिकनेस दिया गया ये एक प्रकार का ट्राइपोनसोमा जो एक प्रकार का एक स्लीपिंग सिकनेस एक प्रकार डिसऑर्डर है, जो कि हम काला एजोर से बिलोंग करता है। काला एजोर जो चीज होती है वो लेशमैनिया से बिलोंग करती है, जो कि एक प्रकार का फ्लैजेटेड प्रोटोजोआन्स होते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। द सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ ट्विन ओवरलैपिंग सेल्स फिटिंग लाइक सॉफ्ट स्केल्स इन फाउंड डाइटम्स में। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है, वो टू ओवरलैपिंग सिलिका सेल्स की होती है। सिलिका सेल्स की होती है ना। इसीलिए सिलिका सेल्स की होती, मतलब इसमें सॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो साबुनदानी की तरह सॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो डाइटेमियस अर्थ है यूज्ड फॉर ऑल एक्सपेक्ट। तो डाइटेमियस जो अर्थ का उपयोग किसमें नहीं होता? पॉलिशिंग में, या फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में, या मेकिंग साउंड प्रूफ्स रूम्स में, या बायोगैस प्रोडक्शन में। देखो मैंने अभी 28 क्वेश्चन लिए, अगर बताएंगे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ, बिकॉज वी हैव मोर क्वेश्चंस। दैट्स व्हाई बच्चे कहते हैं कि भैया क्लास थोड़ी छोटी किया करिए। उनका माइंड का जो सोचने का जो कैपेसिटी है, जो माइंड के अटेंड करने की कैपेसिटी, वो इतनी छोटी है। ठीक है, खैर उसकी बात मैं नहीं करूंगा। 28 नंबर का राइट आंसर बताइए। जो डाइटमियस अर्थ है यूज फॉर ऑल एक्सपेक्ट किसके लिए होता है वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे जो मैं आपको बताता हूँ, जो डाइएटमियस अर्थ होता है, जो पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन साउंड प्रूफिंग, किसके? साउंड प्रूफिंग। यहाँ पे देखो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। साउंड प्रूफिंग में यूज होती है, किसमें? साउंड प्रूफिंग में यूज होती है। दैट्स व्हाई जब साउंड प्रूफिंग में यूज होती है तो ये एक प्रकार का बायोगैस प्रोडक्शन में नहीं होती। बायोगैस प्रोडक्शन में नहीं होती। ठीक है, तो ये थे कुछ 28 क्वेश्चंस। बहुत क्वेश्चंस मैं करा सकता हूँ, लेकिन मैं 28 क्वेश्चंस लाया। 28 क्वेश्चंस थे लगभग मेरे पास, और बहुत अच्छे लगे क्वेश्चंस थे। आप ही डिफाइन करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं ये।
बाकी तो मैं लाइक्स और कमेंट्स और वीडियो को कितना देखते हैं वो मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। तो दोस्त, अगर आज के क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो और जब ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूजन कम हो गया हो, तो ये सेशन सक्सेसफुल होता है। और अगर तुम एग्जाम में एक स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है, क्योंकि यही एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट होता है वो लाने में हेल्प करता है, जो आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन पैदा करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू ट्रिक्स हैं या लास्ट मिनट में रिवीजन वीडियोस हैं वो तुम मिस ना कर दो। दैट्स वाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखो डन या अपना स्कोर, ताकि मुझे पता चले कि तुमने जेन्युइनली प्रैक्टिस की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ बायोलॉजी को मैं जितना भी मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी को कैसे याद करते हैं, वो मैं सारी चीजें लाने वाला हूँ। एग्जाम्पल्स, टेबल्स एंड हार्मोन्स एंड डेट्स एंड ऑल फुल फॉर्म्स एंड जितनी भी चीजें दी गई हैं वो मैं सारी चीजें लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो। एग्जाम में कॉन्फिडेंट के साथ बीट करो, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस ही बहुत कुछ होता है। तो प्लीज कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना। और आज से हम जितनी भी एमसीक्यूज की सीरीज है वो स्टार्ट करने वाले हैं। कल आपको, आज मैंने इंटरटेट करा लिया, लेकिन कल से आपको प्रॉपर क्लास मिलती रहेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।